हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको रेजिस्टेंस तक समझा दिया था, उसकी यूनिट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे आगे का पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट फोर्थ, टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन तक पहुंचने से पहले अगर हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टिविटी को, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, आपको रेजिस्टेंस में समझाया था। रेजिस्टिविटी टॉपिक है वी नो इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। थोड़ा सा बैक जाते हैं पिछली वीडियो के ऊपर। तो हमने आपको बताया था कि वायर, हम दो वायर लेते हैं सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, लेकिन इस वायर की लेंथ L है और इसकी लेंथ को हम इंक्रीज करके ट्वाइस कर देते हैं। सपोज ट्वाइस ऑफ L, 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से यहां ट्रेवल करेंगे, जब पोटेंशियल दिया जाता है इसको प्लस और माइनस सपोज, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस में आपको समझाया था विद एटम्स, एंड दैट अपोजिशन इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, तो लेंथ अगर इंक्रीज कर दी जाती है वायर की, तो क्या होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस R था तो इसका रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R, क्योंकि दुगना या ट्वाइस जो है डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो यहां हम कह सकते हैं कि R is directly proportional to L, equation number 1. Clear? Now, if cross sectional area decreases, resistance increases. इसे समझ लीजिएगा। यहां पर अब हम लेंथ सेम रखते हैं, यानी कि कंडक्टर की लेंथ जो है वो हमने यहां कांस्टेंट कर दी है। तो यहां पर लेंथ इसकी भी L है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हम उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, हमने ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर दिया और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस ए कर दिया। लेंथ कांस्टेंट, पोटेंशियल अगर इसको दिया जाएगा तो यहां डिस्टेंस तो इक्वल है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया है। तो यहां रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस हम कहते हैं कि R है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से पास हो जाएंगे। क्लियर? रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। हम यहां कितना डिक्रीज करेगा कितना नहीं ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहां इतनी बात जरूर समझ में आती है कि अगर तार मोटा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पास होंगे। यहां रेजिस्टेंस R प्रोवाइड हो रहा है तो यहां रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर? तो यहां हम क्या कह सकते हैं, यहां कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो यहां ये बात क्लियर हो जाती है कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन लेंथ इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस। क्लियर? इतना पढ़ने के बाद हम कहते हैं कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो यहां क्या मिलता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। क्लियर? L/A, दोनों इक्वेशंस को जोड़ा जाए। अब यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो ये एक इस तरह का सिंबल बनता है, इसे कहते हैं रो, RHO। और ये सिंबल रेजिस्टिविटी के लिए होता है, रो L/A। ये जो फॉर्मूला बना है यहां पर, हेयर क्या क्या चीजें हैं, R that is resistance of wire, L length of conductor, A that is area of cross section of conductor, and rho is equal to constant of proportionality, that is called RHO, रो कहते हैं।
ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, दिस रो इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी, इसी को ही हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन, यहां तक तो फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, अब डेफिनेशन क्या होती है रेजिस्टिविटी की, इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। सपोज या लेट, कोई वायर लेते हैं हम, और एक वायर हमने लिया है यहां पर, दिस इज अ वायर, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक। लेंथ कितनी है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर। एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और 1 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर ये इस तरह से है तो अब हम कहते हैं लेट लेंथ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। और अगर ये वैल्यू ली है तो इसे इस फॉर्मूले में रखें, वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। R इज इक्वल टू रो, L क्या है 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या आया, सो R इज इक्वल टू रो, R बराबर रो आया। क्लियर? नाउ R इज इक्वल टू रो, यहां तक हमने इस चीज को समझा। तो यहां से हमें डेफिनेशन मिलती है रेजिस्टिविटी की। यहां समझेंगे क्या होती है रेजिस्टिविटी। क्लियर? नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी, और हम इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं I। क्लियर? ये इसका क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर हम करंट फ्लो कराते हैं इसमें, सो व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन क्या होती है रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी वो, पहले आप इसे हिंदी में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन बहुत करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, ये वो रेजिस्टेंस है किसी वायर का, या हम कहें ऐसा वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। ऐसा वायर जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है या जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर? फिर से समझिएगा, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड by a conductor having length of 1 meter and area of cross section 1 meter square when current is flown perpendicular to the cross sectional area। क्लियर? देखिए परपेंडिकुलर तो जाएगा, करंट इस तरह से पास करेंगे तो देखिए कंडक्टर है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जब परपेंडिकुलर टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर के करंट फ्लो कराया जाता है, और कैसा कंडक्टर, याद रखिए वो वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, ऐसा कंडक्टर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन। ठीक, अब यहां एक चीज समझ लीजिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक, रेजिस्टेंस जब हम वर्ड बोल रहे हैं तो यहां हम ये फिक्स नहीं कर रहे कि लेंथ ऑफ द वायर कितनी है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। ठीक, रेजिस्टेंस किसी तार का रेजिस्टेंस, अब वो वायर कितना भी लंबा हो सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब हमने कहा रेजिस्टिविटी, जैसे ही रेजिस्टिविटी कहा माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। ऐसा वायर जो रेजिस्टेंस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो ये रेजिस्टिविटी होती है रो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। क्लियर? या हम इसको ऐसे भी
खैर वो बाद में बताते हैं, लेकिन R इजिकल टू रो एल अपॉन ए, और यहां हमने इस चीज को ड्राइव किया R इजिकल टू रो, और यहां से हमने आपको डेफिनेशन बताई, जो वर्बली बताई है, आप उसको नोट कर सकते हैं। दिस इज रेजिस्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, definition of resistivity, it is defined as resistance offered by a cylindrical conductor। कंडक्टर कैसा होगा? सिलेंड्रिकल वायर में होता है, तो इसलिए वर्ड यूज किया सिलेंड्रिकल। तो रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस offered by a cylindrical conductor having cross sectional area 1 meter square and length 1 meter when current is flown perpendicular to the two ends of conductor। क्लियर? ठीक है। आई अगेन रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी। एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक, वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो रेजिस्टिविटी कहलाता है। जब करंट फ्लो कराया जाता है परपेंडिकुलर टू द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ये देखिए टू एंड्स के परपेंडिकुलर है, ठीक, जब ऐसे करंट फ्लो कराता है तो जो रेजिस्टेंस ऐसा वायर देगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर? अब आता है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना बड़ा आसान है। अगेन फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, हमने आपको बताया था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्लियर? हमें क्या निकालनी है? R की यूनिट निकालनी है, तो रो की, रो क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू R ए अपॉन एल। इस रो को इधर ले गए, R को इधर लेके चले गए, ठीक है, R ए अपॉन एल। तो रो इज इक्वल टू R मींस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, मल्टीप्लाई एरिया, मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ मीटर है, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो रो की यूनिट क्या आएगी? दैट इज ओम मीटर, और इसको ओम का सिंबल बना के मीटर भी लिख सकते हैं। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, हमने रेजिस्टिविटी को क्लियरली समझ लिया, ठीक। रेजिस्टिविटी में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। रेजिस्टेंस अलग चीज है, रेजिस्टिविटी अलग चीज है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब मैं फिर आपको रिपीट कर दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें गड़बड़ करेंगे तो फिर दिक्कत होती है। रेजिस्टेंस मतलब, रेजिस्टेंस जब हम वर्ड यूज करते हैं तो कैसा भी वायर हो सकता है, लेंथ कुछ भी हो सकती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस, ठीक, इसमें कोई भी चीज फिक्स नहीं है। लेकिन रेजिस्टिविटी हमेशा याद रखिएगा, ऐसा वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। यहां से श्योर शॉर्ट 4-5 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, और उनमें से एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है। नाउ सम कंडक्टिंग मटेरियल्स ऑफ स्पेसिफिक यूज। कुछ कंडक्टिंग मटेरियल पढ़ने जो खास इस्तेमाल के लिए होते हैं, जिसमें नंबर 1 है टंगस्टन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। टंगस्टन, टंगस्टन क्या है? हम लोगों ने बल्ब देखे होंगे, बिजली के इलेक्ट्रिक बल्ब, हम एलईडी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा वाला बल्ब जिसके अंदर 2 इस तरह के रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो कांच का बल्ब होता है उस बल्ब के अंदर क्या होता है? इस तरह से फिलामेंट होता है। क्लियर? ये जो फिलामेंट है दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड ये फिलामेंट जो है यही बना होता है टंगस्टन का। तो हमें यही चीज पढ़नी है बल्ब के अंदर, इस फिलामेंट के बारे में। टंगस्टन, ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अब देखिए बल्ब में जब ये इन्वेंशन हुआ तो टंगस्टन ही क्यों चूज किया गया? टंगस्टन चूज करने के पीछे क्या कारण था? बहुत सारे और एलिमेंट्स थे, टंगस्टन इसलिए चूज किया गया। सबसे पहले बल्ब से आपको चाहिए क्या? लाइट। क्लियर? लाइट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी दे और वो ग्लो करे, तो टंगस्टन ग्लो करता है, पहली चीज, ठीक। लेकिन टंगस्टन जो ग्लो करता है, पहले अंदर इसके अंदर प्रॉपर्टी है, इट इमिट्स लाइट, ये लाइट को इमिट करता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमने टंगस्टन को चूज किया, ठीक है। अब एक एक पॉइंट समझेंगे। टंगस्टन चूज करने के पीछे पहला कारण, फर्स्ट पॉइंट, टंगस्टन जब चूज किया गया तो पहले पॉइंट पे का हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस एंड इमिट्स लाइट एट 2400 केल्विन। पहली चीज तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक, बहुत हाई टेम्परेचर पर भी ये पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं करता, और ये लाइट इमिट करता है। कब करता है? 2400 केल्विन टेम्परेचर पर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक।
ये बहुत हाई टेम्परेचर है, तो इतना हाई टेम्परेचर पर पहुंचकर ये लाइट को इमिट करता है। ठीक है, लाइट इमिट करता है, इसीलिए हमने इसको इस्तेमाल किया, कोई और एलिमेंट लाइट इमिट नहीं कर रहा था। क्लियर? तो पहला फर्स्ट पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस एंड इमिट्स लाइट एट 2400 केल्विन। ठीक है, हमने इस प्रॉपर्टी की वजह से यूज किया। सेकेंड पॉइंट समझिए, लो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी लो है। क्लियर? रेजिस्टिविटी मतलब एक ऐसा वायर ले लें हम टंगस्टन का जिसका लेंथ 1 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, वो जो रेजिस्टेंस देगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो अब हम कह सकते हैं इसका रेजिस्टेंस कैसा है? कम। रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टेंस कम है एक पर्टिकुलर लेंथ पे आके। तो रेजिस्टेंस अगर इसका कम है, ठीक, तो फिर दिक्कत आएगी। ये बल्ब ने काम नहीं किया, टंगस्टन लिया उन्होंने और इसको लगा दिया, दो फिलामेंट के बीच में करंट फ्लो कराया। अब सीधी बात है, रेजिस्टेंस इसका कम है। सेकंड पॉइंट समझिएगा, समझने वाली चीजें हैं ये। रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट कैसा होगा? ज्यादा फ्लो कर जाएगा। और रेजिस्टेंस कम है, करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होती है ना। हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, जब टकराएंगे फ्रिक्शन होगा, कॉलिजन होगा तो हीट भी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए तो अप्लायंसेस को ज्यादा देर चलाने पे वो गर्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, टकरा रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट की वजह से गर्म होते हैं। तो यहां पे रेजिस्टेंस तो इसका कम है। जब टंगस्टन का रेजिस्टेंस ही कम होता है तो करंट बड़ी आसानी से फ्लो कर जाएगा, और आसानी से फ्लो कर जाएगा तो हीट प्रोड्यूस कम होगी। हमें क्या चाहिए? इतनी हीट चाहिए कि ये लाइट इमिट करे, और इसकी प्रॉपर्टी ही कैसी है? लो रेजिस्टिविटी। और जब लो रेजिस्टिविटी है तो इतना टेम्परेचर क्रिएट हो ही नहीं सकता कि ये लाइट को इमिट कर जाए, इसलिए बल्ब नहीं जला। ठीक है, अब जब बल्ब ही नहीं जला तो इसे जलाएं कैसे? इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करोगे जब ही तो बल्ब जलेगा। तो उन्होंने कहा, ठीक, इन्वेंटर ने कहा कि अगर आपको बल्ब ग्लो करना है तो भाई कुछ ऐसा करो कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए, और इतना बढ़ जाए कि ये इतनी ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे कि इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो, और इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो कि यहां तक पहुंच जाए, और यहां तक पहुंच गया तो लाइट इमिट कर देगा, ये ग्लो करा देगा। अब बल्ब के अंदर इतना टेम्परेचर क्रिएट कराना टंगस्टन में पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, जब इसके रेजिस्टिविटी तो कम है इसकी, अब हमसे कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ाओ, तो फिर कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, बल्ब के अंदर इन रॉड्स के बीच में डिस्टेंस फिक्स है, तो हम इतना ही लंबा तार तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं जबकि इसकी रेजिस्टिविटी कम है, फिर भी हमसे कहा जा रहा है रेजिस्टेंस बढ़ाओ। तो कैसे बढ़ाओगे? आपने दो चीजें पढ़ रखी थी, बहुत ध्यान से समझिएगा। R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहां से हमें क्या समझ में आया? या इसको हम कहें R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब लेंथ बढ़ाओगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा साहब तार यहां से यहां तक लेते हैं, और रेजिस्टेंस अगर R है इसका और हमें इसे बढ़ाना है तो एक तरीका है कि यहां पे इस तार को कॉइल्ड कर दो, और जब हम ऐसे कॉइलिंग करते हैं तो नेचुरली लेंथ इंक्रीजेस। अगर इसको खींचा जाए तो यहां तक आ जाएगा। जितनी ज्यादा कॉइलिंग करोगे दो गैप्स के बीच में, उतनी ज्यादा क्या बढ़ जाएगी? लेंथ बढ़ रही है तो क्या बढ़ा रहे हैं आप? रेजिस्टेंस। ऐसे आपने क्या किया? रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। समझ में आ गया? ठीक है, अभी भी नहीं बढ़ा इतना टेम्परेचर। उनका साहब रेजिस्टेंस बढ़ तो गया, अभी और बढ़ाओ रेजिस्टेंस। गुड, आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, और बढ़ाइए। अब कैसे बढ़ाएं? तो उन्होंने कहा साहब हमने एक चीज और पढ़ रखी है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ठीक है, उन्होंने कहा तार को पतला कर दीजिए, बहुत पतला वायर लीजिए। तो उन्होंने इस वायर को पतला कर दिया। जब उन्होंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए डबल, दुगना, हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी दुगना बढ़ गया। तो यहां क्या किया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम किया तो अगेन रेजिस्टेंस बढ़ा, तो लेंथ को इंक्रीज किया कॉइलिंग के थ्रू। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया, पतला थिन वायर इस्तेमाल किया। तो इन दो तरीकों से रेजिस्टेंस को हमने नेचुरल रेजिस्टेंस से कई गुना बढ़ा दिया। और जब इतना ज्यादा हमने बढ़ा दिया तो फिर क्या हुआ? टेम्परेचर क्रिएट हो गया और इमिट करने लगा लाइट। एट दिस टेम्परेचर तक हमने पहुंचा दिया। यहां तक समझ में आया? अब इसको यहां पॉइंट पे आ जाइए। लो रेजिस्टिविटी थी लेकिन फिर भी हमने इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। कैसे? अ थिन वायर ऑफ टंगस्टन हैविंग हाई रेजिस्टेंस। आपने क्या किया? थिन वायर ले लिया। तो थिन वायर ले लिया टंगस्टन का, हैविंग हाई रेजिस्टेंस, अब उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, इज यूज्ड एज अ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, एट हाई टेम्परेचर टंगस्टन रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म ऑक्साइड। अब एक दिक्कत और आई,
ठीक है, आपने लाइट इमिट करा दी और बल्ब बना दिया साहब हमने, ठीक है, इमिट कर गया लाइट। लेकिन जैसे ही लाइट इमिट करी थोड़ी देर के बाद ये बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, रीजन क्या था? तो बंद होते समय उन्होंने कहा साहब जैसे ही लाइट इमिट करी इसने, तो बल्ब के अंदर जो एयर थी वो टंगस्टन के साथ रिएक्ट कर गई, क्योंकि जब टंगस्टन हीट अप हो जाता है तो एयर बड़ी जल्दी रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके टंगस्टन का ऑक्साइड बना देती है, टंगस्टन ऑक्साइड बन जाता है। अब जब टंगस्टन ऑक्साइड बन गया तो टंगस्टन के ऊपर उसकी लेयर जम जाएगी, लेयर जम गई तो फिर लाइट इमिट होनी बंद हो गई। तो उन्होंने कहा साहब अंदर एयर ही मत रखो। क्लियर? बिकॉज एट हाई टेम्परेचर टंगस्टन रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म ऑक्साइड, हेंस इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद इनर्ट गैसेस। उन्होंने कहा इनर्ट गैस भर दीजिए इसके अंदर, ना ऑक्सीजन होगी ना रिएक्शन होगी और बल्ब ग्लो करता रहेगा। क्लियर? तो ये रीजन थे, ये टंगस्टन के पॉइंट है। अब इसमें याद रखिएगा लो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है। एक ये सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक, थिन वायर कैसे रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है, क्यों थिन वायर यूज किया जाता है, और कभी कभी क्वेश्चन डी पॉइंट से भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा टंगस्टन, ठीक। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइक्रोम। नाउ स्टूडेंट्स हमने टंगस्टन पढ़ लिया, टंगस्टन के बाद सेकंड आता है नाइक्रोम। अब ये बहुत ध्यान से समझिए, टंगस्टन, नाइक्रोम और आगे के ये 5 पॉइंट हम पढ़ाएंगे, पांचों में से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट इज नाइक्रोम। देखिए नाइक्रोम क्या है, आप लोगों ने हीटर देखे होंगे, घर में जो हीटर्स होते हैं, ठीक है, रूम हीटर भी यूज करते हैं विंटर्स में हम, तो उसके अंदर जो एलिमेंट लगा होता है जो लाल रंग का ग्लो करता है, वो एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम का। क्लियर? ये समझिए, नाइक्रोम ये एक एलॉय है, ठीक, ये सिंगल एलिमेंट नहीं है, इट इज एन एलॉय। कंपोजिशन याद करना जरूर, निकल 60%, क्रोमियम 12%, मैग्नीज Mn, मैग्नीशियम नहीं है, Mg नहीं है, Mn, मैग्नीज 2% एंड आयरन 26%। इनको जब मिलाया जाता है दैट इज फॉर्म्स नाइक्रोम। आसान है नाइक्रोम, NiCHROMe। तो निकल और क्रोमियम तो आपको याद रहेगा, निकल और क्रोमियम यही मेजर अमाउंट में होते हैं, 2% में मैग्नीज और 26% के अंदर आयरन। ये बनाया, एलॉय हो गई नाइक्रोम, ठीक। हाई रेजिस्टिविटी, अगेन इसकी रेजिस्टिविटी हाई है, रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक। याद रखेंगे एक बात और याद रखना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं प्योर एलिमेंट्स, उनका रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन अगर उनको एलॉय में कन्वर्ट करा दिया जाए, किसी भी तरह की एलॉय बना दी जाए, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो एलॉय है नेचुरली, तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। और जब रेजिस्टेंस हाई है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। देखिए इतना गर्म होने के बाद भी वो एलिमेंट मेल्ट नहीं करता। तो नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक, द रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई एंड मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। क्लियर? तीसरी चीज, थर्ड चीज, डज नॉट रिएक्ट विद एयर व्हेन रेड हॉट। देखिए टंगस्टन रिएक्ट कर रहा था वहां पे, ठीक, इसी वजह से वो ग्लो नहीं कर पा रहा था, उसमें हमें इनर्ट गैस भरनी पड़ी बल्ब में। लेकिन ये तो एलिमेंट खुला रहता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो इसके अंदर क्या है, डज नॉट रिएक्ट विद एयर व्हेन रेड हॉट। ये रिएक्ट नहीं करता एयर से जब रेड हॉट गर्म होता है। ये इसकी एक और प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट वन, बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टी, हाई रेजिस्टिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, रिएक्ट नहीं कर रहा, इसी वजह से हम इसे किसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स, टोस्टर, गीजर एंड अदर अप्लायंसेस। क्लियर? तो ये था नाइक्रोम। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर होगा। देखिए इसको हाथों हाथ याद करते जाएंगे, नोट्स आप प्रॉपर्ली बना सकते हैं। आई अगेन रिपीट, मैं बार बार अपनी वीडियोस में रिपीट करता हूं, समझिए केवल इसको, ठीक। आप एक बार नहीं 2-3 बार वीडियोस देखिए, आप जो है उससे इजीली नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। याद भी करते चले, अगर आप चाहे तो इसको दिमाग में सेट 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, ये आपको याद हो जाएंगे। मैं बहुत सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नेनिन। थर्ड हमारे पास जो हमें पढ़ना है दैट इज कंडक्टिंग मटेरियल, कॉन्स्टेंटिन एंड मैग्नेनिन। देखिए यहां मैंने आपको क्लियरली दिया कॉन्स्टेंटिन का कंपोजिशन, याद रखने कंपोजिशन 1 मार्क में आते हैं। कॉपर 60%, निकल 40%, ये कॉन्स्टेंटिन का कंपोजिशन है। मैग्नेनिन के नीचे हमने लिखा है कॉपर दैट इज 84%, मैग्नीज 12% एंड निकल 4%। ये मैग्नेनिन का कंपोजिशन है, ठीक है। ये किस काम आते हैं ये समझना है। इनकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट होती है ना, यानी कि इनका रेजिस्टेंस ना तो बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है, ये एवरेज मॉडरेट रेजिस्टेंस वाले होते हैं। तो ये एलाइज जो है इनका रेजिस्टेंस मॉडरेट होता है एंड इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस टेम्परेचर से वेरी करता है, लेकिन यहां टेम्परेचर से ये वेरी नहीं करता। टेम्परेचर बढ़े या थोड़ा कम हो जाए, इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पॉइंट की। सेकंड वन, मॉडरेट रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर।
रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस मॉडरेट है, ना हाई ना कम, इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने घटने से इसके ऊपर कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। ठीक, यही रीजन तो है कि हम क्या बनाएंगे इसके, रेजिस्टेंस। इससे क्या बनाते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स। जो सर्किट होते हैं टीवी के अंदर और चीजों के अंदर, अप्लायंसेस के अंदर जो रेजिस्टेंसेस लगाए जाते हैं सर्किट के अंदर, वो रेजिस्टेंस किस चीज के बने होते हैं, इसी चीज के बने होते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस आपने लगा दिया सर्किट में, ठीक, करंट कभी ज्यादा भी होता है, सॉरी, आप टीवी को बहुत देर भी चला सकते हैं, 2 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटे भी चल सकता है, अप्लायंस कम टाइम भी चल सकता है। तो ज्यादा टाइम चलेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ गया और रेजिस्टेंस जो है वो ऐसी चीज का बना है कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस वेरी कर जाए, तो पता चला सर्किट में करंट जो है वो ज्यादा आ जाएगा। भाई 2 घंटे टीवी चलाना था, 4 घंटे चल गया, अंदर रेजिस्टेंस जो था, टेम्परेचर हाई हुआ, हीटिंग इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस जो है उसने करंट ज्यादा पास करा दिया, एटम दूर हो गए, करंट ज्यादा निकल गया, सर्किट आपका ब्लोन ऑफ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कैसा चाहिए था, हमें रेजिस्टेंस ऐसे मटेरियल का बनाना है जिसकी मॉडरेट रेजिस्टिविटी हो, इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर से वेरी ना करती हो, ज्यादा चले कम चले। ठीक, तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, इस चीज के कांस्टेंट एंड मैग्नेटिक के रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉक्सेस ये बनाए जाते हैं। तो कांस्टेंट एंड मैग्नेटिक तक क्लियर हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड लास्ट टॉपिक इज टिन लेड एलॉय। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% क्वेश्चन मिलता है। टिन लेड एलॉय, टिन लेड एलॉय का फर्स्ट पॉइंट है लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। देखिए टिन और लेड ये 50-50% में, अगर एलॉय की हम बात करें तो यहां पे कंपोजिशन में आप कह सकते हैं 50% टिन प्लस 50% लेड, पीबी, ये दो चीजें मिलाई जाती हैं टिन लेड एलॉय में। और टिन लेड एलॉय की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, लो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अगेन रेजिस्टेंस इसका कम होता है, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट बड़ा अच्छा फ्लो कराएगा, क्लियर। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, दूसरी चीज मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, अगर ये गर्म ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा भी गर्म हो जाए तो ये मेल्ट कर जाता है, सर्किट ब्रेक कर देता है, टूट जाता है। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, लो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी और लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इसे यूज करते हैं एज अ फ्यूज वायर, हेंस इट इज यूज्ड एज अ फ्यूज वायर। ठीक है, जो फ्यूज वायर फ्यूज होते हैं उसमें यूज किया जाता है, एंड फ्यूज वायर इज यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस। फास्टली अगर इसको समझा जाए तो देखिए, इन्वर्टर्स, कंप्यूटर, इनके अंदर जो है फ्यूज होता है, मेटल का केस होता है, कांच का ग्लास होता है, और ये मेटल की कैप होती है। ठीक है, फ्यूजेस को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, 2 तरह के फ्यूज पढ़ेंगे, कार्डिगेज फ्यूज एंड पोकलेन फ्यूज। तो ये कार्डिगेज फ्यूज है, ये कार्डिगेज फ्यूज है, तो ये फ्यूज ही समझ रहे हैं। अब ये मेटल की कैप और इसके अंदर कांच का ग्लास और इसके अंदर एक वायर होता है, ये वायर ही बना होता है टिन लेड एलॉय का, दैट इज कॉल्ड फ्यूज वायर। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए यहाँ पे लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स होगा। ठीक है, तो ये वायर जो है जब इसको कंप्यूटर में लगा दिया जाता है, क्योंकि बहुत महंगी डिवाइसेस होती हैं हमारी, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, इन्वर्टर्स, तो इसके अंदर जरा सा भी करंट ज्यादा जाए तो ऐसा ना हो कि आपका ये ब्लोन ऑफ कर जाए। तो इसमें क्या होता है, सर्किट में सबसे पहले जैसे ही आपने प्लग लगाया, प्लग से करंट आया, करंट जो आया तो वो करंट प्लग लगाने के बाद जो वायर से करंट आया वो करंट सबसे पहले फ्यूज में जाना चाहिए, फिर आगे सर्किट में जाएगा। ठीक, तो ये फ्यूज हमने पहले लगा दिया, सबसे पहले करंट इसमें से पास होगा, क्लियर। जब इसमें से पास होगा तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम है तो ठीक है, अच्छा करंट फ्लो कराएगा, क्योंकि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है, जो भी करंट आ रहा है उसको रोकना नहीं है, उसको अच्छे से प्रोवाइड कराना है अप्लायंस को। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्यूज का, ज्यादा होगा तो अपोजिशन करेगा करंट का। 100 भेज रहे हैं, 70 पहुंच रहा है, नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, 100 भेजे 100 पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा 99 98 पहुंच जाए। तो इसलिए यहां पे फ्यूज जो लगाया, इसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, लो, तो करंट अच्छा प्रोवाइड कराए। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा करंट अगर पहुंचेगा तो ये हीटअप कर जाएगा, हीटअप कर जाएगा तो इसके मेल्टिंग पॉइंट का मैं ब्रेक कर जाएगा, करंट आगे जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज खराब हो जाएगा, सर्किट बच जाएगा आपका, लैपटॉप सेफ रहेगा, ठीक, इन्वर्टर सेफ रहेगा। बाद में क्या होगा, इन्वर्टर को पीछे से खोलो, 2 रुपीज का बहुत कम पैसों का आता है, आपने वो फ्यूज बदल दिया, वापस से करंट फ्लो कर जाएगा। तो आपका क्या हुआ, फ्यूज वायर की वजह से आपका सर्किट बच गया, लैपटॉप बच गया, इन्वर्टर बच गया, ठीक, टीवी बच गया, एलईडी बच गया। तो फ्यूज वायर इज यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस बिकॉज ऑफ दीज 2 प्रॉपर्टी, दैट इज लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो पॉइंट क्लियर हो गया। फ्यूज को आगे डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, जो टॉपिक आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो इसलिए टिन एंड लेड एलॉय को अच्छे से याद कीजिएगा। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, देखिए घर के अंदर हम कॉपर की वायरिंग करते हैं, ठीक, और बाहर पिलर्स पे जो वायरिंग होती है घर के बाहर,
जो वायर्स आ रहे हैं जिनके थ्रू आपके घर में लाइट आती है, दैट इज ऑफ एल्यूमिनियम। तो क्यों हम कॉपर और एल्यूमिनियम यूज करते हैं? बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉपर और एल्यूमिनियम इसलिए इस्तेमाल किया जाए, इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। जब लो होती है तो करंट अच्छा प्रोवाइड कराते हैं घर के अंदर। क्लियर? सेकंड चीज, हम घर में एल्यूमिनियम यूज नहीं करते, हम बाहर यूज करते हैं एल्यूमिनियम। कॉपर घर की वायरिंग में यूज किया जाता है, हाउस होल्ड वायरिंग में कॉपर यूज करते हैं। वाई? क्यों? एल्यूमिनियम चीप है, सस्ता है एंड लाइटर है। ठीक है, तो सस्ता और लाइटर है क्योंकि बाहर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में लेंथी वायर चाहिए होता है, तो एल्यूमिनियम यूज करते हैं। रेजिस्टिविटी इसकी भी कम है, अच्छा करंट फ्लो कराएगा। और लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए एल्यूमिनियम यूज किया जाता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए बेटर थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हम कॉपर यूज करते हैं, इसकी भी रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दिस इज द लास्ट टॉपिक। ये मैंने आपको 5 टॉपिक्स अप्रॉक्स पढ़ा दिए। पांचों में यहां सारे जगहों से आपको 1 मार्क पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो अच्छे से तैयार कीजिए इन टॉपिक्स को। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमने पार्ट 4 में आपको कंडक्टिंग मटेरियल्स ऑफ स्पेसिफिक यूज तक कंप्लीट कराया। इसके आगे हम आगे का टॉपिक लेंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए और इनके नोट्स प्रॉपर्ली बनाते रहिए। थैंक यू।